जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां धमाके नालों में बनने वाली गैस से हो जाते हैं, और वो धमाके इतने शदीद होते हैं कि उसमें 16 से ज़ायद लोगों की अब तक इतलात आती हैं कि वो जहाँ बाग हो चुके हैं, और कई जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक भी है। दुनिया भर में बायोगैस बनाई जाती है ताकि उसको यूटिलाइज़ किया जा सके एनर्जी के तौर पे, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां नालों के ऊपर तामीरात की जाती हैं, और जब उन तामीरात के नीचे से वो नाले गुजर रहे होते हैं तो वहाँ गैस के इकट्ठे होने से धमाका हो जाता है और इस तरह का अलमिया जन्म लेता है। देखो आज का वाक़या नहीं है, पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, आपको इस तरह के कई वाक़यात मिलेंगे जो दुनिया भर में कहीं नहीं होते पर पाकिस्तान में होते हैं। कराची वो शहर है जहां गैर कानूनी तजावुज़ात का अंबार लगा हुआ है, और उस पर कई मरतबा आला अदलिया ने भी बात की, मीडिया भी उसको हाईलाइट करता रहता है, लेकिन कराची का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हल करने की संजीदगी से कभी भी कोशिश नहीं की गई। आला अदलिया ने पिछले दिनों नस्ला टावर को गिराया जो कि गैर कानूनी था, जिसकी शायद किसी ने मजम्मत नहीं की। हाँ, वहाँ रहने वाले लोगों के राइट्स की ज़रूर मीडिया ने बात की थी, बट आज जो सानिया हुआ है कराची के अंदर, शेर शाह के अंदर, वो एक सवालिया निशान है कराची में होने वाली जो गैर कानूनी तामीरात है उसके हवाले से भी, और ये सिस्टम किस तरह उन सब को सपोर्ट करता है। क्योंकि सईद गनी साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं सिंध के और बड़े मुतहर्रिक रहते हैं कराची में, उनका ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कुछ अर्सा पहले इस बिल्डिंग को नाजायज़ करार देते हुए कि नाजायज़ तजावुज़ात हैं ये बिल्डिंग जहाँ पे कायम थी, तो इनके पास जब गए थे तो उन्होंने असली कागज़ हमें प्रोवाइड किए थे, जिस वजह से अथॉरिटीज़ ने इनको छोड़ दिया था। अब जब वहाँ धमाका हुआ तो सारे लोग देख सकते हैं कि वहाँ से एक नाला गुजर रहा है, मतलब ऊपर बैंक है, मॉल बना हुआ है, लोग रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और नीचे से सीवरेज का एक नाला गुजर रहा है। तो ये है हमारा और आपका पाकिस्तान। तो इस अफसोसनाक खबर के साथ कि 16 हमारे शहरी, 16 से ज़ायद इस वक्त हम में मौजूद नहीं हैं और वो एक धमाके में जाँ बहक हो गए। अगर बढ़ेंगे अहम खबर की जानिब, और वो है OIC का इजलास पाकिस्तान में जो कि हो रहा है, कल होगा। इस्लामी दुनिया के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, और इस इजलास का जो अहम एजेंडा है जो कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने हम सबको बताया, हम सबको नहीं बताया बल्कि कुछ सहाफ़ियों को बुलाकर उन्होंने वो एजेंडा बताया, और उसमें अफ़गानिस्तान सर फ़हरिस्त है। इससे बिल्कुल हम इनकारी नहीं है कि अफ़गानिस्तान जिस कदर मुस्तहकम होगा उस कदर पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में अमन होगा और एक रीजन में इस्तेहकाम भी होगा। तो OIC का जो बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास इसलिए भी है कि पाकिस्तान में ये इजलास होने जा रहा है, कोई 40-42 साल के बाद एक बड़ा इवेंट OIC का मुनक्किद होने जा रहा है पाकिस्तान में। गो इसमें 57 ममालिक हैं, और अभी तक जो वज़ीर ख़ारजा भी बता रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, वो 17 से 22 वज़ीर ख़ारजा उम्मीद है कि इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन इट्स अ बिग इवेंट के बहुत सारे मुल्क इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस पर बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नताइज क्या निकलेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और इंटरव्यू दिया है गैर मुल्की मीडिया को, अंग्रेजी में बताया कि हम कितने करप्ट हैं। और तीसरा हाफ जो होगा उसमें हम बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से इस मुल्क में शायद इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जो बहुत ज़बरदस्त बात किया करते थे, और उनकी बड़ी जो चंद अहम ख्वाहिशात थी नए पाकिस्तान को बनाने में, उसमें एक सादा सी ख्वाहिश लोकल गवर्नमेंट की भी थी। तो प्रोग्राम के तीसरे से उसमें बात करेंगे। उस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार सीनियर जनाब नज़ीर लगारी साहब ने कराची से। लगारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तजियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हैं, अमजद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन ज़ुनैरा अज़हर साहब हैं हमारे साथ। ज़ुनैरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब और लगारी साहब, सर मैं आप दोनों की इजाज़त से मैं चाहूँगा ज़रा मैं ज़ुनैरा से आज का आगाज़ करना चाहूँगा OIC के हवाले से। ज़ुनैरा, ओवर टू यू। कितना इंपॉर्टेंट है OIC का इजलास, और OIC में जो सिर्फ फोकस रखा गया है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल को रखा गया है। ज़ुनैरा मैम। हाँ जी, थैंक यू अदनान। देखिए OIC फॉर अफगानिस्तान हैशटैग चला रहे हैं इस वक्त हमारे मुल्क में हमारे सरबराहान, तो ज़ाहिर है फर्स्ट फोकस इज़ ऑन अफगानिस्तान। बट माई क्वेश्चन इज़ कि अफ़गानिस्तान के साथ अपने आप को इतना ज़्यादा टैग करके हमें पहले भी क्या मिला है और आगे भी क्या मिल जाएगा। आई डोंट नो इसको हमारे जो सरबराहान हैं वो समझ पा रहे हैं या समझते हुए भी जान के ये एक पॉस्चरिंग है जो की जा रही है टू गिव अ डिफरेंट एक्सप्रेशन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। द थिंग इज़ कि अगर अफ़गान रिजर्व्स जितने भी फ्रीज हुए हैं अगर वो US नहीं रिलीज़ करता तो बाकी इतने ममालिक हैं जिसमें चाइना के बड़े स्टेक्स हैं रीजन
रीजन में यूएसएसआर के हैं, यूएसएसआर से ज़्यादा उसको रशिया कहना मुनासिब होगा, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वो क्यों हेल्प नहीं कर रही हैं? और सिर्फ गंदम और थोड़ी बहुत अद्वियात दे के हम लोग सिर्फ उनके लिए खड़े हो रहे हैं, बाकी कंट्रीज आगे क्यों नहीं आ रही हैं? वाई दे आर नॉट स्टेपिंग इन? क्योंकि साथ साथ जो नैरेटिव बुना जाता है वो तो ये है कि पूरी दुनिया का पीस जो है वो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल है सोचने की चीज़ ये है कि क्या यूएस और बड़ी कुव्वतें P5 जो हैं वो स्टेबलाइजेशन चाहती भी हैं अफगानिस्तान में कि नहीं? और अगर पीस अफगानिस्तान में आ जाता है तो उसका मेजर बेनिफिशियरी कौन होगा? रशिया होगा, चाइना होगा? तो क्या यूएस ऐसा चाहता है? तो ठीक है, कॉस्मेटिक लेवल पे आई से कि बहुत एक बड़ा इवेंट ज़रूर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब सऊदी अरेबिया डायरेक्टली यरूशलेम में और इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जब यूएई कश्मीर में आपको इन्वेस्टमेंट करके दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो द वर्ल्ड इज लार्जली डिवाइडेड एंड दैट इज अगेंस्ट अफगानिस्तान। सो आई डोंट नो, वी हैव टू सी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मुझे पर्सनली इसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। अच्छा सुनार साहब, मैं एक सवाल पूछ लूँ अब, क्योंकि मतलब मैं इसलिए वो दरमियान में बात पूछ लेता हूँ कि कई पॉइंट आप बता रहे होते हैं तो उस पर एक नैरेटिव मेरे ख्याल में कंफ्यूज कर रहा होता है। आपने दो बातें की हैं। एक आपने कहा कि नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि अफगानिस्तान दुनिया को मुस्तहकम करना तो अफगानिस्तान को मुस्तहकम करना पड़ेगा। तो ये क्या नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है? आप इस पॉइंट से आप एग्री नहीं करती हैं, एक बात तो ये है। दूसरा आपने कहा पाकिस्तान अकेला लगा हुआ है अफगानिस्तान को लेकर। पाकिस्तान अकेला नहीं है। अगर मैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बात को मान लूँ तो 22 वज़ीर ख़ारजा तो आएंगे, बाकी 50 से ज़्यादा मुल्कों के नुमाइंदे भी हैं और कुछ यूरोपीय यूनियन के, यूएस के, चाइना के, रशिया के, यूके के रिप्रेजेंटेटिव भी इस कल की कॉन्फ्रेंस में है। तो लोग इंडोर्स तो कर रही है दुनिया पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव को। आपकी मर्जी है, अगर आप इसको इस तरह देखना चाहें। अगर इंडोर्स कर रही होती तो यूरोपियन यूनियन को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को, ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स जितनी भी हैं पाकिस्तान में, यूनाइटेड नेशंस को किसी ने नहीं रोका कि उनको हेल्प आउट करे इस वक्त वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जनरेट ना होने दे, लेकिन नोबडी इज स्टेपिंग फॉरवर्ड। और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के कहने पे सारे स्टेप इन करेंगे और हेल्प करेंगे? तो द आंसर इज नो फॉर मी। दूसरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, वो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस नैरेटिव को जानते बूझते हुए भी यूएस इंडोर्स नहीं कर रहा, और हम इसको बार बार बीट कर रहे हैं, हम इसको बार बार ड्रम कर रहे हैं कि इस तरफ देखें, इस तरफ तवज्जो दें। बट एट द सेम टाइम आपका फोकस यूएस का अगर आप देखें वो यूक्रेन की तरफ है, वो रशिया की तरफ है, वो साउथ चाइना सी की तरफ है और चाइना की तरफ है। तो हम प्रायोरिटी में देख सकते हैं बड़ा क्लियरली कि कहाँ आता है अफगानिस्तान। जनरल साहब आपको आवाज आ रही है? सर जनरल साहब आ रही है जी आवाज। सर आपने जुनैरा साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया होगा। वैसे मतलब मैं तो ये नहीं सोच रहा था कि जुनैरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी, क्योंकि एक तो ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर का कहीं तस्करा नहीं हो रहा और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला हम तो ये समझते थे कि कश्मीर होना चाहिए था। और दूसरा ये जो अफगानिस्तान को लेके जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त बात है कि ऐसा ही कुछ होगा? क्योंकि ये बात तो दुनिया मानती है, हम सब मानते हैं कि दुनिया की बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो सेफ कैंप्स हैं वो आज भी अफगानिस्तान में। सर दूसरा पाकिस्तान को क्या मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद? सर जनरल साहब देखिए, जहां तक कश्मीर वाला किस्सा है वो तो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं। वो बात अगर आप कश्मीर के ऊपर ओआईसी की कॉन्फ्रेंस कन्वीन करना चाहते तो वो शायद होती ही ना। ये प्योरली एक ही वन पॉइंट एजेंडा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए, जो कि पाकिस्तान ने बार बार कहा। पिछले कई महीनों से हम कह रहे हैं कि मौसम भी खराब हो रहा है, वहाँ पे सड़कें पड़ रही हैं, लोगों के पास क्लोथिंग नहीं, मेडिसिन नहीं, खुराक नहीं, तो वहाँ एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अब इसमें पाकिस्तान का मफाद सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान में किसी तरह अमन रहे, कोई क्राइसिस सिचुएशन ना आए, क्योंकि उसका फॉलो आउट हमेशा पाकिस्तान की तरफ आता है। रेफ्यूजीज आने शुरू हो गए, खुराक की किल्लत हुई तो यहाँ से स्मगलिंग शुरू हो गई। वहाँ पे अगर लोगों के पास बिल्कुल कोई पैसा ना रहा तो नारकोटिक्स का किस्सा शुरू हो गया वहाँ से, ताकि वो कुछ कमाई करें और अपने अगर इकॉनमी वैसे फंक्शनल नहीं तो किसी और तरीके से चलाएं जी। ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनका डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट आता है। लिहाजा पाकिस्तान ने तो एक खुलूस नीयत से ये काम किया। दूसरी तरफ ये है कि दुनिया पाकिस्तान का एक पिवटल रोल तस्लीम करती है अफगानिस्तान में, तभी अमेरिका ने भी पाकिस्तान के जरिए ही अपना एग्रीमेंट तय किया।
सर उसके अलावा अभी रशिया ने भी कहा है कि जी जो ट्राइका प्लस कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। सारे ये मुल्क जो है पाकिस्तान के साथ मशावरत कर रहे हैं, रशिया भी, चाइना भी लगातार इन टच हैं। तो वो तो है आपका एक पिवटल रोल जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। लेकिन जो जुनैरा बात कर रही थी वो बड़ी दुरुस्त है। उसमें देखने की बात ये है कि क्या बाकी के मुल्क सारे अखराजात उठा लेंगे। पहले तो इसका सारा खर्चा उठाया था अफगानिस्तान का मगरबी दुनिया ने, मगरबी ममालिक दे रहे थे। अब वो नहीं दे रहे, उन्होंने इनके अपने भी पैसे रोके हुए हैं। अगर वो इनको थोड़ा बहुत दे दें स्टेज के ऊपर बतमाम हुज्जत के चलें, जिससे इनके 2-4 महीने गुजर जाएं, तो इनका मसला तो हल नहीं होगा। असल किस्सा वही है कि अमेरिका के अपने एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। सर मैं उस पे आता हूं, सर उस पे आता हूं, उस पे जुनैरा को भी बोलना है। ये स्ट्रेटेजिक जो जुनैरा ने जो बात की है ना, मैं उसी की वो बात की तफसील दे रहा हूं कि अगर अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि उसने चाइना को कंटेन करना है, तो वो फिर क्यों इनको इतने पैसे दे के ये सरवाइव करें और तालिबान की हुकूमत जो है मजबूत हो। वो ये क्यों ना करे कि यहाँ क्राइसिस को बढ़ने दे और यहाँ पे टेररिज्म भी बढ़े और ये जो क्राइसिस हैं खाने पीने की ये भी बढ़े, और खुद अफगान खड़े हो जाएं इससे भाई चले जी अशरफ गनी चोर था, ये था वो था, लेकिन कम अज कम हमें तो रोटी मिल रही थी। अब तालिबान आ गए तो ये ठीक है, इन्होंने जहाज जीता, लेकिन हम तो भूखे मर रहे हैं। और अगर इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो एक को राम मच जाएगा अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान को ये भी कबूल नहीं, लेकिन खर्चा ये लोग पाकिस्तान या ये हमसाया ममालिक उठा नहीं सकते। मगरबी दुनिया जो कुछ कर रही थी ये बाकी के कर नहीं सकेंगे। तो ये वो खतरा है, ये प्रॉब्लम है जिसको पाकिस्तान ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। और हम ऑलरेडी लेट हैं, सर्दियां बढ़ चुकी हैं, वहां पे हालात पहले ही काफी खराब हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अब पता ये लगेगा, जो असल चीज सामने आएगी वो ये है कि आफ्टर ऑल इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या निकलता है, कोई देते हैं या नहीं। ख्याल यही है कि 2-4 महीने का इनका गुजरिया कर देंगे, उससे आगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। नजीर लगारी साहब, सर ओवर टू यू। इस कॉन्फ्रेंस को लेके मौजूदा गवर्नमेंट एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है, बार बार इस बात को प्रोपोगेट कर रही है कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख का दूसरा बड़ा इवेंट है। एक जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कराया था ओआईसी का और एक हमने करा दिया, तो इससे खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की मजीद बेहतर और मुस्तहकम होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब कह चुके हैं सर। ये शाह महमूद कुरैशी साहब एक दौर की जब तारीख अपने आप को दोहराती है सर, तो जब दोहरा रही होती है तो उस वक्त जब पहला दौर होता है तो ट्रेजिडी का होता है, दूसरा दौर कॉमेडी का होता है। और एक बड़े दानिशवर ने कहा है, तो वो जो दौर था वो उसको आप ट्रेजिडी समझ लें और आज का दौर जो है उसको कॉमेडी समझ लें। और शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा है इसको कॉमेडी से ताबीर किया जाए। कैसे लगारी साहब प्लीज को इसको ऐड कर देना। मैं कैसे उसको कॉमेडी मान लूं, क्योंकि दुनिया भर के वज़रा खारजा और रिप्रेजेंटेटिव अगर पाकिस्तान नहीं आ रहे ना, उस वक्त आपको पता है कितने सरबराहान ममलिकत आए थे। शहनशाह ईरान को छोड़कर तमाम इस्लामी दुनिया के अफ्रीका, एशिया और दीगर ममालिक, दीगर उससे जो है आपके तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान शरीक हुए थे। सिर्फ शहनशाह ईरान नहीं आए थे, और शहनशाह ईरान उस वक्त एशिया के अंदर टॉप नंबर 1 थे यूएस स्टेट में। और उसकी वजह से जो हम सदमात उठा रहे हैं, जब हम गए थे सेंटो में तो हमने सोचा था कि हम सेंटो में क्यों जा रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और बगदाद का तुर्की हमने मिलकर वेस्ट में सेंटो बनाया और ईस्ट में हमने सीटो बनाया। और सीटो में हमारा ईस्ट पाकिस्तान बेचारा जाहिर इस वजह से हुआ कि सीटो जो है उनका एजेंडा पूरा नहीं कर पा रहा था। और बर्मा और फिलिपाइन और ये ममालिक, और ऊपर कौन है, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब इन तमाम मुल्कों के साथ आप जाकर इलाई हुए थे और डिफेंस पैक्ट में गए थे, और टोटल डिजास्टर था, तबाही थी, बर्बादी थी। और वो बर्बादी आई और हमारा मुल्क टूटा इस सारे सबब के बाद। एक ये इंटरनेशनल सिनारियो में ये सबब था जब आप अमेरिका कह रहा था कि भाई अपनी फौजें भेजो या अपनी इमदाद भेजो या अपना सेरेमोनियल हमारा साथ तो वियतनाम में हम साथ नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से हमें कहा कि भाई इसको छोड़ो, इससे हाथ उठा लो, इस पाकिस्तान से हाथ उठा लिया। अब हम अफगानिस्तान करिए, हमारे जितने सदमात हैं तारीख के वो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान से मिले, यानी इंडिया से मिले या अफगानिस्तान से मिले। और अफगानिस्तान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क था, उसने हमारे लिए सिर्फ सदमात पैदा किए, हमारे लिए पेन पैदा किया, हमारे दुख पैदा किए। और अच्छा, और पीछे जाते हैं, हम तो 1000 साल से अफगानिस्तान का अजाब भुगत रहे हैं, हमारे ऊपर हर रोज हमले होते रहे। हम इस्लामी ममालिक थे,
हम मुल्तान में इस्लामी मुल्क थे। हाँ, इस्लामी जो भी गवर्नर था या जो भी वो हुक्मरान था, या सिंध में हुक्मरान था या लाहौर में हुक्मरान था, जो भी बैठते थे मुसलमान बैठते थे, वो आते थे और ताराज करके चले जाते, एक पे दूसरा पे तीसरा पे चौथा पे सारे हमलावर कर लिया। आज जो हमारे ऊपर हो रहा है पिछले 40-45 साल से, हमारे ऊपर अफगानिस्तान का अजाब मुसल्लत है। हम उसकी वजह से लगारी साहब, ये बात अंदर से आपको भी पता है, मुशर्रफ साहब की जगह अगर जनरल अमजद शोएब होते उस वक्त, या जुनैरा अजहर होती, या अदनान हैदर होता, या नजीर लगारी होता, वो भी वही करता जो जनरल मुशर्रफ ने किया है। तो हमारे सर हम पाकिस्तान को उखाड़ के तो नहीं ले जा सकते ना कि साउथ कोरिया के साथ खड़ा कर दें, जापान के पास ले जाएं। सर, जनरल मुशर्रफ ने शुरू नहीं किया। जनरल मुशर्रफ ने शुरू नहीं किया, तो क्या करें? लगारी साहब क्या करें? जनरल जियाउल हक ने शुरू किया था, और जनरल जियाउल हक ने भी उस वक्त शुरू किया था जब भुट्टो इक़्तिदार में थे, उस वक्त शुरू हो गया था। यहाँ पर ये सारे के सारे क्या कर रहे थे? गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद का वालिद और सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी, ये सारे के सारे हमलावर जो थे, ये यहाँ पर क्या कर रहे थे? अभी अफगानिस्तान का झगड़ा शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त से हमने इनको पालना शुरू किया था। मैं इस पे जनरल साहब रिस्पॉन्स करेंगे सर, आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड ऑन इट सर, ये तारीख है, हम इसे झुटला नहीं सकते। जुनैरा अजहर साहिबा, क्या आज की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से है? एक बात। दूसरी बात कि हम कितनी तवक्को रखें कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कॉन्फ्रेंस के, वो क्या वो नताइज हम निकाल पाएंगे जिसके लिए हम ये इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं? क्योंकि जरूरत तो है अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की पाकिस्तान के लिए। सर मैम। Well, because the world is getting back to regionalism, power centers change हो रहे हैं और new power centers emerge कर रहे हैं, तो उसमें ये बात तो ठीक है कि आपके रीजन में जितना पीस और सिक्योरिटी इंश्योर होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट होगी। लेकिन आई स्टिल गो बैक टू माय प्रीवियस आंसर कि इस एरिया में, इस रीजन में डेवलपमेंट क्या इस वक्त की डेवलप्ड वर्ल्ड चाहती है? द आंसर इज नो। पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान मीन्स कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा चाइना का, वहाँ पे भी कोई सी पैक का मिलता जुलता मंसूबा या सी पैक की कोई एक लेग उधर भी चली जाएगी। ये तो बिल्कुल अफोर्डेबल नॉन स्टार्टर है ये हमारे लिए। हाँ, ये जरूर है कि आप उनको स्टेबलाइज कर दें इस हद तक कि वहां सिविल वॉर ना शुरू हो जाए। लेकिन क्या आपको उसमें इंटरेस्टेड लग रही है वेस्टर्न वर्ल्ड? यूरोपियन यूनियन को ले लें, यूएस को ले लें, यूनाइटेड नेशन के इदारे को ले लें, आपको कोई भी इंटरेस्टेड लग रहा है वॉर फुटिंग पे? जुनैरा साहब, माय पॉइंट इज फोकस्ड ऑन ओआईसी। इस्लामिक कंट्रीज जो कर रहे हैं, क्या उस पे जो वेस्ट है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा? हम जो मर्जी करते रहें या जो मर्जी हम इस्लामिक कंट्रीज की कोई वैल्यू नहीं है अदनान। देयर इज नो वैल्यू सिस्टम रिलेटेड टू ओआईसी एनीमोर। ओआईसी इज अ डेड हॉर्स। हम इसको सऊदी अरब आता है, ईरान आता है, इस्लामिक कंट्रीज में मिडिल ईस्ट जरूर आता होगा, मुझे मालूम है कौन कौन आता है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ओआईसी की अगर इतनी वैल्यू होती तो अभी तक कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो कुछ कम हो गया होता अगर मसला हल ना करें। अगर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, बर्मा में जो कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ तो हमारे क्राइसिस दुनिया में कम हुए होते ना। आपको कुछ होता नजर आया है? और इसके जो चेयर हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया, वो खुद क्या कर रहे हैं? वो किसके साथ चल रहे हैं स्ट्रेटेजिकली? उनके क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर द फ्यूचर? उसमें आपको इस्लाम कहाँ नजर आ रहा है जो हम इस्लामी दुनिया की बात कर रहे हैं? सो ओआईसी इज जस्ट अ कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर मी। हाँ, फॉरेन सर्विस हमारी बहुत उसकी एफर्ट है इतने लोगों को इकट्ठा कर लेना, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट आता नजर नहीं आ रहा। बाकी लेट्स सी कितने लोग आते हैं इनके इन्विटेशन पे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो जुनैरा अजहर साहब, आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान को अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स में कामयाबी चाहिए तो वेस्ट और यूएस तक को फोकस करना होगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है? ये सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी बस? उनके साथ पॉलिसी लेवल पे बैठ के बात करनी होगी। उनको एब्सोल्युटली नॉट कहने से या किसी और ब्लॉक को ज्वाइन कर लेने से आपके मसले हल नहीं होंगे। बिल्कुल सही। जनरल साहब, एक तो कमेंट जो लगारी साहब कर रहे हैं कि आज भी जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम 50 साल पहले के, हमारे 40 साल पहले के इकदाम है, तो ये बता दीजिए। दूसरा सर, आपने जो बात की और जिसका तज़किरा जुनैरा भी कर रही है, तो मुझे लगता है कि कल के एलामिये में कश्मीर का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद है हमने बहुत शोर मचाया था जब मक्का डिक्लेरेशन हुआ था। मक्का जो कॉन्फ्रेंस थी वो उसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे, तो वो कश्मीर क्यों डालते?
उस वक्त तो हमने ये बात नहीं की थी। आज हम कश्मीर को बाईपास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल के एलामिया में कश्मीर नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है मेरे भाई। नहीं, ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन इसमें एजेंडा में शामिल नहीं है। ये स्पेसिफिक है अफगानिस्तान के हालात के लिए, और जो कुछ भी यहाँ बातचीत होगी वो उसी रेफरेंस से होगी, कश्मीर के रेफरेंस से नहीं कुछ होगा। ये मेरा ख्याल है हमारी अपनी सोच है, हम समझ रहे हैं कि शायद कश्मीर का नहीं, उसका वास्ता कोई नहीं से। जो बात लगारी साहब कर रहे हैं मैं उसकी थोड़ी वजाहत दे दूं। हमेशा जब किसी इशू को साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद पर्सपेक्टिव जो बनते हैं वो उसमें वो हकाइक जो जमाने में प्रिवेल करते हैं वो नजर से ओझल हो चुके होते हैं। एक्चुअली जो ज़ियाउल हक ने जब ये किया था, इसमें अफगान जहाद में वो शिरकत की थी, तो उस वक्त अफगान जहाद में अमेरिका नहीं था। ये पहले ही पाकिस्तान ने पहले ही उसमें शिरकत कर दी, क्योंकि अफगानियों ने रेजिस्टेंस शुरू किया, पाकिस्तान ने मदद शुरू कर दी उनकी। उसकी बहुत बड़ी स्ट्रांग वजूहात थी तीन। एक तो ये थी कि ये जो वाकया है ये उस वक्त आप देखिए 1977-78 का किस्सा है सर। 1971 में सोवियत यूनियन ने भारत के साथ 20 साल का दिफाई और कॉपरेशन का माहिदा किया था, जिसका उन्होंने भरपूर साथ दिया बांग्लादेश बनाने में, पाकिस्तान को तोड़ने में। एक्टिव पार्ट उन्होंने प्ले किया, वेपन्स भी दिए, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस दी, बंगालियों को लेके गए उनकी ब्रेन वॉशिंग करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए जो उनके मोटिवेशनल थीम्स उनको दी। तो रशिया तो सोवियत यूनियन तो उस वक्त भारत का एलाई और हमारा दुश्मन था। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये किताबों में छप चुका है, रॉ के चीफ ने बुक लिखी है, उसके सफा 20 पे है ये, कि जब बांग्लादेश बन गया तो वली खान ने कुछ साल 1.5 साल बाद जाके कांटेक्ट किया इंदिरा गांधी को और उन्हें ये कहा कि जनाब आपने बांग्लादेश तो बना दिया, मेहरबानी करके ये भी बना दें हमारा पख्तूनिस्तान। सो स्वीडन में मीटिंग शुरू हुई, पैसे देने शुरू किए। इंदिरा गांधी 77 तक उसको करती रही, सपोर्ट करती सर, रही। इसका सबूत तो नहीं है ना जनरल साहब, ये तो किताब है। सबूत रॉ की किताब, मैं बताऊं, रॉ चीफ ने किताब लिखी है, उसके सफा 20 के ऊपर दिया हुआ। हमारे कई रिटायर्ड फौजियों ने भी किताब लिखी ना बांग्लादेश में क्या हुआ। मेरी बात सुनो, रॉ का चीफ जो हैंडल कर रहा था उसको, मैं भी उन ब्रिगेडियर्स और जनरल्स की बात कर रहा हूं दैट वर हैंडलिंग डायरेक्टली ईस्ट पाकिस्तान। सर मेरी बात सुनो, ये जो रॉ का चीफ हैंडल कर रहा था वली खान को, उसने किताब में लिखा है सवा 20 पे। ये तो अगर कोई गलत है उसमें तो वो उनकी फैमिली डिनाई कर दे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी है कि वही उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थी। तुम्हें नहीं पता कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने उस वक्त उनके ऊपर लंदन प्लान के ऊपर केस बनाया था, लाके बाद में ज़ियाउल हक ने उनको छोड़ दिया उसकी कार में, लेकिन मामला तो प्लान तो थी वहां पे, इनको पता था। दूसरी तरफ ये चल रहा था कि जीएम सैयद ने सिंध को अलग करने के लिए वहां पे उन्होंने वेपन्स देने शुरू कर दिए वैसे उनको भी। सर टाइम खत्म हो रहा है, मुझे ब्रेक का कहा लगा। सब जल्दी से अगर कमेंट करते क्योंकि मैं टॉपिक बात है कि आप अगर सोवियत यूनियन को रेजिस्ट ना करते तो पाकिस्तान को दोनों टुकड़े करना था। लगारी साहब तो आपने अपनी जंग लड़ी, जो ये उन दिनों ज़ियाउल हक कहा करता था कि अफगानिस्तान में हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। लगारी साहब जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूं एक्स्ट्रा, कमेंट कर दें 60 सेकंड। सर लगारी साहब की आवाज तो दे दो भाई। आज जीएम सैयद के साथ मेरी मुलाकातें थी, वो उसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसकी कोई इस तरह की कोई हैसियत नहीं थी कि वो पाकिस्तान को तोड़ सकता है, ना उसकी कैपेबिलिटी थी, ना उसके पास इस तरह की कोई चीज थी, ना इस तरह की कोई फोर्स थी, ना इस तरह। उनके पास कुछ 100-200 लड़के होंगे और उनके साथ कुछ और लोग होंगे, कोई उनके साथ नहीं था। और ये बात बिल्कुल जीएम सैयद को ले आना कि वो मुल्क तोड़ने जा रहा था, इस तरह की कोई बात नहीं थी। और जहाँ वली खान की बात है तो वली खान को तो जुल्फकार अली भुट्टो ने ट्रायल किया और ज़ियाउल हक ने आकर छोड़ दिया था। तो ये अजीब किस्म की हमारे यहाँ सूरत हाल है। क्या टिका खान के कहने पर बंद किया गया था या ज़ियाउल हक के कहने पर बंद किया गया था? तो हमें बहुत सी चीजें समझनी है ना। ये नैरेटिव जो बन रहा है या बनता जा रहा है या जो बनाया गया है, वो नैरेटिव ऐसा नहीं है। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्राइम मिनिस्टर सामने एक दिया अंग्रेजी में, जिसमें फिर उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क की जो वेलकम बैक जुनैरा अजहर साहिबा। आप क्योंकि जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, फॉरेन मीडिया को भी आप देखती हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो होता है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, वो अपने मुल्क के मीडिया को दिया गया इंटरव्यू और आलमी मीडिया को दिया गया इंटरव्यू एक ही तर्ज में देता है? कंटेंट, सवालों के जवाब एक ही जैसे हो, सो के चलेगा?
आपको भी पता होगा अदनान कि क्वेश्चनर पहले आता है, जो भी इंटरव्यू करने आ रहा होता है, लोकल मीडिया हो या इंटरनेशनल हो, और मुझे नहीं समझ आती कि जब से खान साहब आए हैं इंटरनेशनल नेशनल मीडिया के क्वेश्चनर एक जैसे क्यों आ रहे हैं। इस्लामोफोबिया, हमारी इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज, करप्शन, इस्लामोफोबिया, इनके अलावा कोई बात ही नहीं होती। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि शायद ये इनकी अपनी कोऑर्डिनेशन टीम्स हैं जो कि लियाज़ॉन करती हैं, अरेंज करती हैं इन इंटरव्यूज़ को, और जाहिर है जब वो खुद सारी चीज़ें अरेंज कर रही हैं, इन अदर वर्ड्स वो उनकी PR फर्म है, प्राइम मिनिस्टर की उनकी टीम है, तो शायद वो एजेंडा ड्रिवन क्वेश्चन खुद ही जनरेट करते हों। बिकॉज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क की पार्टीज कितनी करप्ट हैं, कितनी करप्ट नहीं है, इसका किसी और मुल्क से क्या ताल्लुक है, और इंटरनेशनल ऑडियंस का उसमें क्या इंटरेस्ट होगा। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये एक ही जैसा इंटरव्यू, इसी तरह की बातें टीवी पे, इसी तरह की बातें रोजाना ट्विटर पे कंटेनर से शुरू हुई थी। इन सब का क्या मकसद है? या तो यहाँ कोई बहुत रिफॉर्म्स आ गए हों जो कि एग्जाम्पलरी हों फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के इंटरनल रिफॉर्म्स कैसे लाए जाते हैं, करप्शंस कैसे खत्म की जाती हैं, वो भी नहीं है। जुनैरा, एक कमेंट और कर दीजिए। जुनैरा, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। एक कमेंट और कर दीजिए। मैं सवाल बहुत ही आसान कर दिया, आपने खुद ही दे दिया मुझे। क्यों कंटेनर के इमरान खान में और वजीर आजम इमरान खान में कितना फर्क है? कोई फर्क नहीं है। 2014 वाला इमरान खान और 2020-21 वाला एक जैसे हैं जी। इमरान खान वजीर आजम की बात करो, हमारे दोस्त एंकर भी इमरान खान है और एक बॉलर भी है हमारे बड़े अच्छे दोस्त इमरान खान। नहीं, आप मुझे खुद बता दें उनके टॉपिक्स कितने इवॉल्व किए हैं। अच्छा। कितना फर्क आया है? स्टेट्समैनशिप आपको कहाँ नजर आती है, चेंज आपको कहाँ नजर आया है? सर बिल्कुल सही है। जुनैरा सर साहिबा, मैं अब जनरल साहब जुनैरा साहिबा के जवाब पे जो आपकी मुस्कुराहट थी ना सर, उसने मुझसे मेरा सवाल ही छीन लिया सर। यू आर अ वेरी बिग सपोर्टर सर, कामरान शाहिद के शो से लेके अदनान हैदर के शो तक आप बहुत तनकीद करते थे। सर मुझे बताएं ज़रूरत क्या है ये कहने की कि नवाज शरीफ चोर है और इमरान बेनज़ीर साहिबा या भुट्टो खानदान चोर था? व्हाट इज दिस सर? She is one of the very very intelligent girls, और इसके क्वेश्चन जब ये एंकर करती थी तो इसके क्वेश्चन वगैरह इतने अच्छे होते थे, so happy about it. सर मैं तो इनसे कहता हूँ हम अब जो हम कहते हैं ना कि जब ये एंकर थी इसको खत्म करें इस बात को, अब दोबारा एंकर बनो, ये तज्जियाकारी वाला काम अभी बंद रखो। हमारी खुशी की बात जी। अब आप क्वेश्चन करें सर। क्या कि इमरान खान साहब ने फिर कह दिया, मतलब 3.5 साल गुजर गए कि आज भी नवाज शरीफ चोर है, आज की करप्शन। सवाल जरा उसका गौर से सुने, मेरी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है लेकिन अच्छा हम चारों में एक अच्छी अंग्रेजी वाली बैठी है। उसने सवाल करप्शन एंड इकोनॉमी पे पूछा। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं वो नवाज शरीफ खानदान चोर था और भुट्टो खानदान चोर था। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, करप्शन हुई है, इन लोगों ने बेतहाशा करप्शन की है। एक छोटी सी मिसाल मैं तुम्हें देता हूं कि पिछले 3-4 सालों में पंजाब में कहीं भी आग नहीं लगी, वरना हर दूसरे दिन वहां पे रिकॉर्ड जल जाता था। और रिकॉर्ड जलता था तो हमें पता चलता था कभी नंदीपुर का रिकॉर्ड जल गया है, कभी किसी और का। तो करप्शन तो थी, इसमें कोई शक नहीं है। और अब नहीं है सर, अब नहीं है करप्शन। नहीं है, मैं उसी पे आ रहा हूं कि और हो सकता है पहले से ज्यादा हो। जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, बहुत हुई, इमरान खान इसमें नाकाम रहा। पहली बात यह कि हमेशा उससे ये क्वेश्चन रहेगा कि जनाब आपने हुकूमत लेने से पहले ये कहा था कि मैं इनको जेलों में डालूंगा और पैसे निकलवाऊंगा, ना आप इनको जेलें करवा सकते और ना पैसे निकलवा सकते। दूसरी तरफ ये है कि करप्शन रोक नहीं सके। करप्शन तो वो तो सारा काम उसी तरह ही चल रहा है। करप्शन करने वाले इनकी अपनी सभों में भी मौजूद है। आप उसका अंदाजा यूं कर लें कि जब जहांगीर तरीन के ऊपर इन्होंने केस बनाया, उसको अदालत में ले जाना था तो करप्शन के केस था, लेकिन 40 लोग तो उसकी अपनी पार्टी में से उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकने वाले निकल आए। जहांगीर तरीन जो है वो फौरन करप्शन के साथ ही साथ आ गया, वो मजबूत हो गया। अगर ये पार्टी या ये लोग सारे उस बयानिए पे कायम होते जिस बयानिए पे इनको हुकूमत मिली, तो ये जहांगीर तरीन का साथ देते, लेकिन इन्होंने साथ दिया। तो वहां पे करप्शन है और नैब में है,
आप देख लीजिए FIA में जनरल साहब, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि कब तक इस जवाब को बेचा जाएगा कि करप्शन पाकिस्तान में क्यों है क्योंकि नवाज शरीफ करप्ट है, पाकिस्तान में करप्शन क्यों है क्योंकि भुट्टो खानदान करप्ट है। बहुत हो गया ना, 3.5 साल में अगर वो करप्ट थे साबित कर देते। तो ये बेकार है बात, बिलाखिर अब इनकी जवाबदेही शुरू होगी। अभी तक नहीं हुई। लेकिन इन्होंने क्या किया, ना अपने लोगों की करप्शन इधर रोक सके और ना ही जिन्होंने की हुई थी पहले उनका पैसा निकलवा सके। तो बात यह है कि इनके एहतसाब का भी वक्त करीब है, लेकिन एहतसाब होगा नहीं। जिन के केसेस बने 3-4 साल में एक भी किसी केस के अंदर ना किसी को सजा हुई, ना ही लगारी साहब कमेंट ऑन देश का एहतसाब होगा, अब मौजूदा हुकूमत को भी होगा, क्योंकि टाइम ऐसा आ गया है कि अब इनको हिसाब देना है कि भाई आप लोगों ने 3.5-4 साल में क्या किया। पुरानों की करप्शन में बात पुरानी होती जा रही है। सर लगारी साहब जी मुझसे आप फरमा रहे हैं, तो मैं तो हम तो शुरू दिन से ये कह रहे थे ये कुछ डिलीवर करने के लिए नहीं आए हैं। इनको क्यों लाया गया है या किस तरह लाए गए हैं या कौन किस तरह से ये आसमान से सीधे यहाँ नाजिल हुए हैं, तो क्यों नाजिल हुए हैं हमें उसका कोई सबब मालूम नहीं था। सिर्फ ये लग रहा है कि शायद 23 साल पार्टी ने जदोजहद की, आप खुद रिपोर्टिंग करते हैं। बड़ी जिदोजहद की है, ओहो बहुत कमाल जिदोजहद की है, तारीख में लिखी जाएगी, तारीख भरी पड़ी है। और जनाब जिदोजहद में कारनामे बनाए, भाई खुदा के वास्ते जो इमेज बिल्डिंग की जा रही है या की जाती रही वो पिट चुकी है। बंदा ईमानदार नहीं है भाई, बंदा दयानतदार नहीं है भाई। ये खामखा के ड्रामे, ये सारी चीजें ये बंद। सर हैंडसम है, लगारी साहब हैंडसम है, ये मान लें। और भाई हो गए यहाँ हैंडसम, मैंने क्या करना है यार, मुझे वो चटनी देगा, मुझे वो मिर्चें ला कर देगा, मुझे वो जो है टमाटर ला कर देगा, हैंडसम को मैं क्या करूंगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई शख्स बददियानत को, अपने साथ बैठे हुए बददियानत को बददियानती से नहीं रोक सकता, अगर किसी बेईमान को बेईमानी से नहीं रोक सकता, अगर माफिया को कहता है कि माफिया है, अगर वो माफिया को नहीं रोक सकता और उस माफिया की पैटर्न बनकर बैठता है, पैटर्न इन चीफ बनकर बैठता है और सारे के सारे उसकी टीम में शामिल होते हैं, उसके दाएं, उसके बाएं, उसके आगे, उसके पीछे, उसके हर तरफ बैठे होते हैं और वही माफिया को लीड कर रहे होते हैं, तो मैं क्या कहूं कि वो भाई बहुत ईमानदार है, मगर खुद ईमानदार है। भाई नहीं है यार, ये हो ही नहीं सकता कि खुद जुनैरा ईमानदार है और मैं उनके साथ बैठा हूं और मैं बेईमानी कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, डकैती कर रहा हूं, वो छुपा रही हैं। भाई नहीं होगा, सवाल लोग पूछेंगे ना, भाई जुनैरा ये क्या कर रही हैं आप, इसको खुद चोर नहीं पर चोरों को सपोर्ट करें। ब्रेक ले रहा हूं पर इसी पे कंटिन्यू करूंगा। वेलकम बैक। जुनैरा साहबा, जो लेटेस्ट सर्वे पढ़ते हैं ना मौजूदा गवर्नमेंट के, उसमें भी करप्शन में इजाफे का तज़किरा हमें मिलता है। तो लगारी साहब की कहीं ना कहीं बात को इंडोर्समेंट जरूर मिलती है, क्योंकि मैं अगर अद्वियात स्कैंडल पे जाता हूं, मैं चीनी स्कैंडल पे जाता हूं, मैं आटे के स्कैंडल पे जाता हूं, पेट्रोल और डीजल का बहरान भी इस मुल्क में हुआ था, इन सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बैठे लोगों के नाम खुद हुकूमत ने आइडेंटिफाई किए थे। तो ये कह देना कि पिछली हुकूमतें करप्ट हैं, ये कहीं ना कहीं ज्यादती होगी। करप्शन अभी भी है और इमरान खान साहब के लेफ्ट राइट में है। उनके लेफ्ट राइट पे कौन से लोग हैं जिन्होंने पीटीआई स्टार्ट की थी या जिन्होंने उसका बैठ के मंशूर लिखा था? वो कौन लोग हैं? वो सारे वही लोग हैं जो कब से पाकिस्तान की सियासत पे किसी न किसी शक्ल में या असरअंदाज हो रहे होते हैं या उसका हिस्सा होते हैं। बिगेस्ट एलाइज कौन है? MQM है और क्यू लीग है। वो कब नहीं थे पाकिस्तान के सारे सेटअप का हिस्सा और कब करप्शन के स्कैंडल्स उनके नहीं मशहूर थे? वी ऑल नो देम वेरी वेल। मुझे नहीं पता जब वो ये कह रहे होते हैं कि ये दो बड़ी जमातें, तो वो उससे छोड़ के जो लोग आके पीटीआई में बैठे हुए हैं वो उनको सुना रहे होते हैं या वो अपने आप को सुना रहे होते हैं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। सो बेसिकली करप्शन बहुत ज़बरदस्त एक स्लोगन ज़रूर हो सकता है ख़त्म करने के लिए और लोगों को पुल करने के लिए, क्राउड पुल करने के लिए और आइडियलिस्टिक अप्रोच के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली या तो आप चाइना का मॉडल जो उन्हें बड़ा पसंद है वो लाना चाह रहे हैं जहाँ पे फिर बिहेडिंग की जाए लोगों की। पाकिस्तान में अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और जिस तरीके का सेटअप यहाँ पे चल रहा है, वी ऑल नो उसमें करप्शन कभी खत्म नहीं हो। एक कमेंट जल्दी से और कर दीजिए। इमरान खान साहब ने 18 का इलेक्शन में कामयाबी इसी स्लोगन पे हासिल की थी, क्या 23 में भी ये स्लोगन चलेगा इमरान खान साहब के पास? मेरा नहीं ख्याल के चलेगा, लेकिन ईवीएम जरूर चल जाएंगी शायद। ईवीएम पे इलेक्शन होगा 23 का?
कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, कॉल दोबारा से कनेक्ट करो। जनरल अमजद शुएब साहब, ओवर टू यू सर। सर, लगारी साहब ने कुछ चीजें हाईलाइट की और जिनका तज़किरा मैं जुनैरा साहिबा से भी कर रहा था। इमरान खान साहब को अपने लेफ्ट राइट होने वाली जो करप्शन है वो नजर क्यों नहीं आती सर, और क्या वाकई खान साहब को सिर्फ दूसरे करप्ट नजर आते हैं सर? और आप भी यही तज़किरा करते हैं कि करप्शन उनके दौर में ज्यादा थी सर, आप भी यही तज़किरा करते हैं। खान साहब का अपना नैरेटिव ये गलत है, क्योंकि जब आप अपने दौर में भी देख रहे हैं या अगर आपको दुनिया बताए कि करप्शन है और आप पहली करप्शन को भी खत्म नहीं कर सके, तो फिर आप करप्शन का राग अलापना मुनासिब नहीं। रही बात यह कि खान साहब को कौन लाया, कैसे आया, पाकिस्तान के अवाम लाए। पाकिस्तान के अवाम आज भी रो रहे हैं कि जिन दो पार्टियों ने सिर्फ खानदान पाले और लूट लिया इस मुल्क को दबा के, हर तरफ हाथ मारे, कोई जगह नहीं छोड़ी, स्टील मिल ले लें, रेलवे ले लें, कोई महकमा नहीं छोड़ा जहां से पीआईए पैसे नहीं बनाए लोगों ने। और ये जो हाल पाकिस्तान का आज है, ये करने के जिम्मेदार वही हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 टेन्योर लिए। इनका तो पहला टेन्योर है, लेकिन ये ठीक कुछ नहीं कर सके, बल्कि वहीं का वहीं या बढ़ गया होगा। तो उस लिहाज से इन पर तनकीद जरूर है, लेकिन जब इनको वोट दिया था वजह थी। और मैंने खुद कराची के बैंकर्स की मीटिंग में था, मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी पीटीआई को वोट दे रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों? वो कहने जो हो सकता है ये भी कुछ न करे, लेकिन असल चीज ये है कि जिन्होंने 3-3 टेन्योर लेके कुछ नहीं किया, हम बेवकूफ हैं तो उन्हीं को वोट दें। तो कोई बेवकूफ हो सकता है जो सोचे कि उन्हीं को वोट मिलना चाहिए था, लेकिन अकल और शऊर ये कहता है कि 3-3 दफा आजमाए हुए लोगों को वोट ना दें। अब अगर ये नाकाम हो गया तो बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि आपको फिर उन्हीं लोगों के पास जाना पड़ेगा जो 3-3 दफा लूट चुके हैं मुल्क को। एक आदमी अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बनाना चाहता है, दूसरा अपने बेटे को बनाना चाहता है। इस पाकिस्तान में किसी की औलाद ऐसी नहीं है, पढ़ी लिखी है, कोई जवान आदमी नहीं ऐसा जो कि इस मुल्क को लीडरशिप दे सके। ये इन्हीं का ही मैकडोनल्ड की तरह फ्रेंचाइज इनके हाथों में। लगारी साहब, टाइम बिल्कुल सही। जनरल साहब, लगारी साहब कंक्लूड कर दीजिए। जो जनरल अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कि उन पार्टीज में खानदानी सियासत है और खानदानी सियासत का खात्मा होना चाहिए, इस बात से तो आप भी डिसएग्री नहीं करेंगे सर? लोगों को मौका मिलना चाहिए इस मुल्क को लीड करने का। मैं डिसएग्री करूंगा। अच्छा, कई सदियों तक खानदानी चलते हैं। अमेरिका में जो है फर्स्ट और लास्ट फैमिली जो है 3 सदियों तक चलती रही है और 5-6 नस्लों तक चलती रही है। बुश फैमिली चली है, कैनेडी फैमिली चली है, यहाँ टोनी बेन की फैमिली चली है। उसका बाप जो था विलियम बेन, वो गोल्डमेज जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त वजीर था। उसका बेटा टोनी बेन जो है वो वजीर बना था जेम्स कैलाहन और हेराल्ड विल्सन के दौर में, और उसका बेटा हिलेरी बिन जो है वो वजीर बना था टोनी ब्लेयर की काबीना में। तो लोग नस्ल दर नस्ल चलते हैं, नस्ल दर नस्ल लोग। इसका मतलब मास्टर्स का अपना चॉइस होती है कि वो किसको चॉइस करते हैं। इमरान खान को भी कर सकते हैं, वो जरदारी को भी कर सकते हैं। तो इमरान खान को चूज किया ना वोटर्स ने सर, उसको फिर डिनाई क्यों करते हैं? लगारी साहब, आपने पिछले आपने डिनाई कर दिया था। लीडर आए हैं वो। जनरल साहब को सुनो यार। मिसाल है। मैं अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन अभी होंगे, और वो कब होंगे हमें नहीं मालूम। बिल्कुल सही है। जहां पर इलेक्शन मैनिपुलेटेड। जुनैरा आज़म साहब, आप मुस्कुरा रही हैं, जल्दी से इस पे जवाब दे दें, अब टाइम खत्म हो रहा है। 30 सेकंड, ओवर टू यू। खानदानी सियासत का खात्मा। साफ और शफाफ इलेक्शंस भी किसी को काबिल कबूल नहीं होंगे, क्योंकि जो हारेगा उसने तो यही कहना है कि ये साफ और शफाफ नहीं है। दारी इलेक्ट हो जाए वो साफ है, बस इतनी बात है। सारा झगड़ा ये है। बहुत मौजूद मानो का। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।